बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले एक अपील आई है मेरे पास और वो अपील मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये आमिर खान चमकनई साहब हैं, ISF से इनका ताल्लुक़ है, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन से, और इन्होंने एक अपील की है पाकिस्तान के सहाफ़ियों से। मैं आपको एज इट इज़ पढ़ के सुना देता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में पाकिस्तान में रह के इस अपील को पढ़ना या इसके बारे में बात करना वो बहुत मुश्किल है। ये लिखते हैं कि इमरान रियाज साहब, हामिद मीर साहब, इकरारुल हसन साहब और फ़हीम साहब, मोहम्मद फ़हीम वहाँ जर्नलिस्ट हैं खैबर पख्तूनख्वा से, बड़े सीनियर, सलीम साफ़ी साहब, तमाम सहाफ़ी हजरात, इंसानी हकूक़ के अलमबरदारों, इंसानियत की आवाज़ बनने वाले कारकुनों, सियासी और समाजी कारकुनों, नौजवानों और कौम के तमाम बाशऊर लोगों, ये मेरे सेंट्रल करम चमकनी और उन गरीब और बेगुनाह पहाड़ी लोगों की सदाएं हैं जो कल ड्रोन हमले में अपने प्यारों की लाशों के सामने चीख चीख कर रो रहे हैं। ये सिर्फ एक इलाके का दर्द नहीं है, ये इंसानियत का दर्द है। उन माओं, बहनों, बच्चों और खानदानों की चीखें हैं जिन्होंने अपने प्यारों को अपनी आंखों के सामने खो दिया। यकीन करें, इंसान तो क्या, एक बेजुबान जानवर भी इस दर्द को महसूस कर सकता है। खुदारा सियासी वाबस्तगी, इख्तलाफ और ज़ाती मफादात से बालातर होकर सिर्फ इंसानियत के नाम पर हमारी आवाज़ बने, हमारे इन बेगुनाह लोगों के लिए आवाज़ उठाएं, इनकी चीखें दुनिया तक पहुंचाएं। अब नादरीन, जो ये चीखें हैं ये बड़ी दिलखराश हैं। बहुत बहुत तकलीफ दे मनाजिर हैं। ये ड्रोन हमले के अंदर 2 लोग मजीद शहीद हो गए हैं। मैंने आपको रिपोर्ट किया था कि फ़िज़ाई हमला किया गया है कुरम एजेंसी में और वहाँ पे ऑपरेशन की तैयारियां की जा रही हैं। ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। एक और बड़ी खौफनाक सूरत हाल बनू से और लकी मरवत से रिपोर्ट हो रही है, जहाँ पे पुलिस वाले फ़ौज के सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने फ़ौज का दाखिला बंद कर दिया, बल्कि वहाँ पे फ़ौज ने जो मेडिकल कैंप लगाया था उसको भी लोगों ने कहा कि आप यहाँ से जाइए, आप जब आते हैं तो दहशतगर्दी आती है। पुलिस भी फ़ौज के साथ उलझ पड़ी है और पुलिस के जवान वहाँ पे फ़ौज को ये कहते रहे कि आप कश्मीर में जाके लड़ो, दहशतगर्दों से हम खुद लड़ लेंगे। और बल्कि पुलिस ने यह भी कहा कि उनके पास सबूत हैं, ऐसी वीडियोज़ हैं जिनमें वो दिखा सकते हैं और बता सकते हैं कि किस तरह फ़ौजी हिफाजत में दहशतगर्दों को लाकर काले शीशे वाली गाड़ियों में बसाया जाता है खैबर पख्तूनख्वा के नज़ला में, जहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ से मादनियात निकाली जाती हैं और स्मगलिंग का कारोबार किया जाता है, और इसके पैसे की खातिर हमारी और हमारे ख़ानदानों की जानें ख़तरे में डाली गई हैं। अब ये तो पुलिस की और फ़ौज के बीच में ये मामला चल रहा है। बहुत तकलीफ दे मनाज़र हमने कभी देखे नहीं थे, कभी सोचे भी नहीं थे। लेकिन जितनी नफरत बढ़ा दी है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी पॉलिसियों से, देखें, जब आप खुद ही हर चीज़ को करने चल पड़ते हैं, जब आप सियासतदानों को या बातचीत करने वाले लोगों को या बातचीत के ज़रिए से मामला संभालने वाले लोगों को जब आप पीछे कर देते हैं और आप हर चीज़ को डंडे से और बंदूक से हल करना चाहते हैं, तो इस तरह के नताइज निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहली दफ़ा हो रहा है। दुनिया में जहाँ पे भी आप सिर्फ हथियार से काम लेते हैं और दिमाग से काम नहीं लेते, तो उसका नतीजा उल्टा ही निकलता है। अभी ये खारान के अंदर बहुत खौफनाक सूरत हाल है और जो वहाँ से रिपोर्ट हो रहा है वो इंतहाई दर्दनाक है। खारान में मुसल्लह हमलों और धमाकों की इतलात मिली है। ये बलूचिस्तान का इलाका है और मकामी ज़राए के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने खारान शहर के मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदियाँ कायम कर दी हैं। वहाँ पे स्नैप चेकिंग की जा रही है, जबकि कई इलाकों से फायरिंग और धमाकों की आवाज़ें भी आ रही हैं। और IG की रिहाइश गाह के मामले में बताया गया कि मुसल्लह अफराद ने IG जो है वहाँ का, उसकी जो वहाँ पर रिहाइश गाह है, वहाँ पे भी हमला हुआ है और पुलिस की गाड़ी को आग लगाई गई है और पुलिस की गाड़ियाँ जो है वो मुबैना तौर पे छोड़कर भी चले गए, जिन्हें बाद में आग लगा दी गई। यानी पुलिस पे भी अटैक किया वहाँ पे दहशतगर्दों ने। और रिपोर्ट के मुताबिक सरावान चौक पर कायम खाली चेक पोस्टों और एक मवासलाती टावर को भी धमाका खेज मवाद से तबाह कर दिया गया है। अभी ये वहाँ से इब्तदाई तौर पे इतलात आ रही हैं, मुसद्दका इतलात जब आएंगी तो पता चलेगा कि और क्या हुआ। बहरहाल यहाँ पे बहुत बड़े हमले का ख़तरा है बलूचिस्तान में। दोबारा से खारान को पूरी तरह से कंट्रोल किया गया है। वहाँ पे एक मकामी सहाफ़ी हैं, मुसल्लह अफराद ने सहाफ़ी बुरहानुद्दीन बलूचिस्तान की जानिब से शेयर की गई रिपोर्ट्स के मुताबिक बलूचिस्तान के शहर खारान में बदुपुल, बाबे खारान, सी पैक रोड और सरावान रोड समेत मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदियाँ कायम कर ली हैं,
यानी जो सिक्योरिटी फोर्सेज का काम है करने का, वो नाकाबंदियां जो है वो दहशतगर्दों ने लगा दी है। और शहर के रेड जोन में आईजी पुलिस की रिहाइशगाह के करीब पुलिस की गाड़ियों को आग लगा दी गई है। सारे वाकयात जो मैं पहले आपको बता चुका हूं। तो खरान के ऊपर इस वक्त कब्जा है दहशतगर्दों का, और इसके पेश नज़र फौरी तौर पर कोयटा और बलूचिस्तान के तमाम हसास इलाकों की सिक्योरिटी को इंतहाई सख्त कर दिया गया है। और वहाँ पे सिक्योरिटी हाई अलर्ट है कि खुदा न खास्ता कोयटा में ट्रांसपोर्ट्स के ऊपर या ट्रेन के ऊपर किसी किस्म का दोबारा अटैक ना हो जाए। तो बहुत हाई सिक्योरिटी एक मरतबा फिर कोयटा और बलूचिस्तान में लगाई गई है। ये सूरत हाल कंट्रोल नहीं हो रही। वजह यह है कि वहाँ पे कोई अवाम का मुंतखब नुमाइंदा है ही नहीं जो अवाम के साथ बात करे और अवाम के साथ मिलकर दहशतगर्दों को पीछे हटाए। हम ये देखते हैं कि जब भी दहशतगर्द आते हैं तो अवाम मामूल के मुताबिक अपना काम कर रहे होते हैं। यानी जैसे सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग अवाम के अंदर फिरते हैं, वैसे ही दहशतगर्द आते हैं वो भी अवाम के अंदर फिरते हैं। तो अवाम के लिए कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इससे कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। वो उन्होंने अपने आप को इर्रेलीवेंट कर दिया, क्योंकि उनको आपने इर्रेलीवेंट कर दिया। उनके वोट की आपने हैसियत ही नहीं जानी। थी तो वो कागज़ की एक पर्ची, लेकिन उसमें पाकिस्तानियों का एतमाद था। जब आपने पाकिस्तानियों की हैसियत को ख़त्म कर दिया तो उन्होंने आपकी हैसियत को ख़त्म कर दिया। अब दहशतगर्द उनके बीच में फिरते रहते हैं बलूचिस्तान में, उन्हें परवाही नहीं होती। और सिक्योरिटी फोर्सेज उनके बीच में जाती हैं तो कई दफ़ा वो एहतजाज भी करते हैं। यही हम खैबर पख्तूनख्वा में देख रहे हैं। बदकिस्मती से यही सब कुछ हम बलूचिस्तान में भी देख रहे हैं। नाजरीन, एक और ख़बर है आज़ाद कश्मीर से। ये तो बहुत ही खौफनाक खबर है। और वहाँ पे जो सूरत हाल मकामी सहाफ़ी बता रहे हैं, क्योंकि देखें उनको मना कर दिया गया कि आपने किसी किस्म की अब रिपोर्टिंग नहीं करनी। आप अगर रिपोर्टिंग करेंगे तो आप भुगतेंगे, ये कह दिया गया है आज़ाद कश्मीर के सहाफ़ियों को। और उन्हें सख्ती से मना किया गया है कि हम जो भी ऑपरेशन करने जा रहे हैं इसके बारे में कोई बात नहीं करनी। आईजी ने फौरी तौर पे एक बयानिया बनाया। आईजी आप जानते हैं वही जो कहते हैं कि इतने हज़ार बंदे मार दें तो जो है वो मुल्क ठीक होना शुरू हो जाएगा। इतने बंदे मारने होंगे फौरी तौर पे अगर आपने मुल्क को ठीक करना है तो आईजी कैप्टन रिटायर लियाकत ये कह रहा है कि जी कलदम एक्शन कमेटी के शरपसंदों ने सड़कें खोद दी हैं, अरबों रुपए का नुकसान कर दिया है, दरख्तों को काट काट के टिम्बर माफिया को दे रहे हैं और हर चीज़ को तबाह कर दिया है, सियाहत को तबाह कर दिया है और तालीम को भी तबाह कर दिया है। ये जनाब आईजी वहाँ पे जो है ये इस बात का एतराफ़ कर रहा है कि इतनी बड़ी तबाही आज़ाद कश्मीर में हो गई है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। दूसरी मैं आपको इन्फॉर्मेशन ये देता हूँ कि जिस ऑपरेशन से अभी खबरदार किया गया वहाँ पे मकामी सहाफ़ियों को कि खबरदार अगर तुमने रिपोर्ट किया, और पाकिस्तान का मीडिया तो वैसे भी रिपोर्ट नहीं कर रहा, कोई इस पर बात करने को तैयार नहीं है। तो सूरत हाल यह है कि बहुत बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को आज़ाद कश्मीर में दाखिल किया गया है और ये मुख्तलिफ इलाकों से रावलाकोट की तरफ बढ़ रही हैं। रावलाकोट में एक बड़े ऑपरेशन का प्लान है, झड़पें वहाँ पे जारी हैं, शेलिंग वहाँ पे बार बार की जाती है, लेकिन किसी भी वक्त एक बड़ा खौफनाक ऑपरेशन रावलाकोट में किया जा सकता है और हमेशा के लिए जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को ये कुचलना चाहते हैं। और ये सब कुछ इन्हें करना होगा इसी अगस्त के महीने में या सितंबर के पहले हफ्ते में। टाइम इनके पास बहुत कम है, क्योंकि सितंबर की 27 तारीख तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी निमटना है। अगर वो वाकई निकलने जा रहे हैं और बड़े पैमाने पर लोगों को लेकर आ रहे हैं तो उनसे निमटने से कम सिक्योरिटी फोर्सेज को आराम करने के लिए या चीज़ों को नॉर्मलाइज करने के लिए कम से कम 3 हफ्ते दरकार होंगे। लिहाजा जो भी आज़ाद कश्मीर में करना है ये इनको फ़ौरन करना होगा और अभी करना होगा। यानी दहशतगर्द कहते हैं और किसी को भी मार देते हैं और कोई पूछने वाला भी नहीं है, कोई मुकदमा भी इनके ऊपर नहीं होता। खादम रिजवी की तस्वीर लगी है सिर्फ एक जगह पे। मैं हैरान हो गया ये फुटेज देख के, और जब मैंने ये खबर पढ़ी तो मुझे हैरत हुई कि महफिल मिलाद हो रही थी फैसलाबाद में, वहाँ खादम हुसैन रिजवी साहब की फ़ोटो लगा दी किसी ने। दहशतगर्दी का पर्चा हो गया उनके ऊपर, जो महफिल करवा रहे थे मिलाद की। यानी मिलाद की महफिल कराने पे दहशतगर्दी का पर्चा। वजह क्या बताई कि जनाब इन्होंने खादम हुसैन रिजवी का फोटो लगाया। ये वही खादम हुसैन रिजवी हैं जिनको 24-24 घंटे जो है वो पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर कवरेज दी जाती थी, जिनके एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन को 5-5 हज़ार रुपया डीजी रेंजर्स अपने हाथ से देकर भेजता था और कहता था आप मेरे भाई नहीं हैं, हम आपके भाई नहीं हैं, हमारा आपका प्यार है। तो हमने ये सारा कुछ इसी मुल्क में होते हुए देखा, भी चंद साल पहले देखा, इतनी कमज़ोर याददाश्त नहीं है। और अब ये खादम हुसैन रिजवी की फ़ोटो लगा लो तो दहशतगर्दी का मुकदमा हो जाता है। इसके दोनों बच्चे जबरी तौर पे गुमशुदा कर दिए गए हैं, कुछ पता नहीं ज़िंदा हैं या ज़िंदा नहीं हैं, खुदा न खास्ता उनके साथ पता नहीं क्या हुआ, वो कहाँ पे हैं, रियासत जवाब देने के लिए तैयार नहीं है।
तो यहां हमने इस तरह की तब्दीलियां आती हुई देखी। कल को फिर एस्टेब्लिशमेंट को जरूरत पड़ेगी, इनको फिर अपने सर पे बैठा लेंगे और फिर से एस्टेब्लिशमेंट वही गंदा खेल खेलना शुरू कर देगी जो हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट खेलती चली आई है। देखिए, अब जिन चीजों पे तवज्जो होनी चाहिए, बलूचिस्तान पे, खैबर पख्तूनख्वा पे, मामलात को दुरुस्त करने पे, वो सारी तवज्जो किस बात पे? इमरान खान को दबाओ किसी तरह। इमरान खान को जो है वो दीवार के साथ लगाओ, उसको डील पे आमादा करो या उसको तोड़ लो किसी तरह। सारी तवज्जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों की इस बात के ऊपर है। मिसाल के तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब का केस सुना और केस सुनने के बाद उन्होंने एक हुक्म जारी किया और हुक्म जारी करते हुए ये लिखा था, जब ये हुक्म जारी किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, तो उसका एक पैराग्राफ नंबर 14 है। उस पैराग्राफ नंबर 14 में यह लिखा गया था कि अगर इमरान खान या उनकी फैमिली को इस हुक्मनामे पर अमल दरामद से मुताल्लिक कोई शिकायत या ग्रीवियंस हो तो वो इस अदालत के सामने दरखास्त दे सकेंगे। ये बाकायदा लिखा हुआ है। ये आप पैराग्राफ नंबर 14 के अंदर आप चले जाएं और ये इसकी जो क्लॉज डी है उसको आप पढ़ें तो उसमें यही लिखा हुआ है एग्जैक्टली, बल्कि और ज्यादा डिटेल में लिखा हुआ है कि अगर इमरान खान से उनकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप कोर्ट से फौरन रुजू करें तो आपकी बात सुनी जाएगी। अब उन्होंने फौरी तौर पे रुजू किया, जनाब आपके तो हुक्म पे अमल ही नहीं हुआ, इन पे तौहीन अदालत लगाएं। तो अदालत कहती है नहीं जी नहीं, तौहीन अदालत का केस हम सुनेंगे बिल्कुल रूटीन के मुताबिक। जो तारीख आपके केस की लगी हुई है अगले महीने की 16 तारीख, यानी 3 हफ्ते बाद की तारीख, उसी तारीख पे ये मुकदमा सुना जाएगा, उसके अलावा नहीं सुना जाएगा। अंदाजा कीजिए आप। वो कहते हैं जी हमारे पास कोई 90 से ज्यादा और भी केसेस हैं तौहीन अदालत के जो पेंडिंग पड़े हुए हैं। लेकिन तौहीन अदालत के बाकी सारे केसेस में भी किसी आदमी की जान खतरे में है क्या? तौहीन अदालत के बाकी सारे केसेस में भी किसी आदमी की आंख ज़ाया हो रही है, किसी आदमी का कोई ब्लड प्रेशर का इशू बना हुआ है, या कोई साबिक वजीर आजम उसके अंदर और उसकी जान का खतरा और उसका ये शक कि उसको स्लो पॉइजन किया जा रहा है या उसको मार दिया जाएगा मोहम्मद मुर्सी की तरह, क्या किसी और पटिशन में या तौहीन अदालत की कोई और दरखास्त उसमें ये है? नहीं है। वो पता किस तरह की दरखास्त है? जनाब मेरी नौकरी के लिए बहाली का ऑर्डर किया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो महकमे ने मुझे बहाल नहीं किया, तो जनाब तौहीन अदालत लगाई जाए। दूसरा होगा जनाब आपने फलाना ऑर्डर किया था तो जनाब उसके मुताबिक मेरी ट्रांसफर नहीं हुई, तो जनाब फौरी तौर पे तौहीन अदालत का नोटिस किया जाए। तीसरा होगा जनाब आपने कहा था कि यूनिवर्सिटी मेरी डिग्री जारी करे, यूनिवर्सिटी नहीं कर रही, तो जनाब आप फौरी तौर पे तौहीन अदालत। ये इस तरह के मामलात हैं, उनमें किसी आदमी की जिंदगी का मामला नहीं है, और खासतौर पर साबिक वज़ीर आज़म की जिंदगी का मामला जो पूरी दुनिया में इस वक्त शद और बद के साथ उठाया जा रहा है। लेकिन ठीक है, ऐसा ही होता है जब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इदारों को कंट्रोल करती है, फिर इदारे इसी तरह काम करते हैं। इमरान खान साहब के बेटों ने भी इंटरव्यू दिया एक, बल्कि वो लाइव आए, काफी देर तक उन्होंने एक लंबा सेशन किया और उन्होंने कहा जी अदालती हुक्म के बावजूद वालिद को इलाज से महरूम रखना इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। फिर उन्होंने कहा जी हमारे वालिद जो हैं वो डट के खड़े हैं, वो हालात का मुकाबला कर रहे हैं, 3 साल से उनको कैद तन्हाई में रखा गया है। मेरे वालिद एक बहुत मजबूत शख्स हैं, 73 साल की उम्र में उनके साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है उसका उन पर असर पड़ रहा है, उनकी जान भी खतरे में है, ये भी कहा गया। लेकिन कैद तन्हाई के बावजूद उनके मौक़िफ़ में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई। हमें पाकिस्तान वीज़े भी नहीं देता, हमारे वालिद से बातचीत भी नहीं करवाई जाती, उन्हें गैर कानूनी तौर पे सियासी बदले के तौर पे जेल में रखा गया है। और हुकूमत ने यह भी दावा किया, वो हुकूमत के बारे में उन्होंने सारा बताया कि क्या कुछ उनके वालिद के साथ किया जा रहा था। उनके बेटे इमरान खान साहब के और साबिक अहलिया जमैमा खान, उन्होंने बड़े ज़ोरदार तरीके से इमरान खान साहब के हक में आवाज़ बुलंद की है। नाज़रीन, कर्नल की बीवी, एक तरफ इमरान खान साहब, दूसरी तरफ कर्नल साहब और कर्नल साहब की अहलिया। अल्लाह ताला कर्नल साहब को खुश रखे। कर्नल साहब ने बड़ी इंटरटेनमेंट पाकिस्तानियों को दी है और पाकिस्तानियों को ऐसा कुछ दिखाया जो पाकिस्तानी कभी नहीं देख पाए, और गिरबान भी अपना नौजवानों के हाथ में दे दिया और कर्नल साहब को नौजवानों ने तप्पे शप्पे भी करा दिए। अब ये कल से एक बयानिया बनाया जा रहा था कि कर्नल साहब के आने से पहले जो कर्नल साहब की अहलिया हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा हरासा किया गया था और वो बहुत हरासा महसूस कर रही थी, वो बहुत तकलीफ में थी, इसलिए उन्होंने अपनी फैमिली को कॉल करके कर्नल को बुलवाया और इसके अलावा उन्होंने पुलिस को बुलवाया। ये बयानिया एक बनाया जा रहा था कि कर्नल को बुलाने के पीछे और बाकी पुलिस वगैरह को सबको बुलाने के पीछे वजह ये थी कि कर्नल की बीवी जो है वो बहुत ही बुरे हालात में थी और वो हरासा हो रही थी। लेकिन अब 2 वीडियोज और आ गई हैं और दोनों वीडियोज में हम देख सकते हैं कि कर्नल की बीवी तो बिल्कुल हरासा नहीं हो रही थी। कर्नल साहब की जो अहलियां हैं वो एक वीडियो में पुलिस वाले से डंडा छीनकर स्टूडेंट्स को फेंटा लगा रही हैं, डंडे मार रही हैं,
मर्द तलबा को भी और ख़वातीन तलबा की तरफ जाती हैं, उन्हें भी कहती हैं, उनको भी धमकियां लगाती हैं। डंडा उनके हाथ में, पुलिस वालों से उन्होंने डंडा छीना हुआ है। पुलिस वाले अपनी बॉडी आगे करके स्टूडेंट्स को कर्नल साहब की बीवी से बचा रहे हैं। और अब यहां पे हरासा कौन हो रहा है? तालिब इल्म हो रहे हैं, जो बच्चियां हैं वहां पे जो तालीम हासिल करती हैं वो हरासा हो रही हैं। अब डंडा जो है वो तलबा के हाथ में है या कर्नल साहब की बीवी के हाथ में है, ये आप खुद देख सकते हैं। कर्नल साहब की बीवी पुलिस वाले से डंडा छीनती हैं और उसके बाद फेंटा लगाना शुरू कर देती हैं, और फिर लड़कियों की तरफ जाती हैं, उनको धमकियां भी लगाती हैं और उनको डंडे से डराती भी हैं। तो ये हरासा कौन हो रहा था? उसके बाद कर्नल साहब की बीवी जो है वो सिर्फ डंडे से नहीं मारती बल्कि वो किक भी मारती हैं। पहले वो फोन करती हैं कर्नल साहब को या अपनी फैमिली को, कर्नल साहब को बुलवाया जाता है, फिर नौजवानों को धमकी लगाई जाती है, उनके चेहरे के ऊपर जो एक मुस्कुराहट है वो बड़ी तंजिया है कि अभी हम तुम्हें बताते हैं। उसके बाद जब कर्नल साहब पहुंचते हैं तो वो लात भी मारती हैं कर्नल साहब के आने से पहले, और बैरियर को लात मार के गिरा देती हैं। और तलबा जो एहतजाज कर रहे हैं उनकी वो तस्दीक कर रही हैं लगातार, और जिस तरह का उनका रवैया है वो बहुत अजीबोगरीब है। यानी किसी उस्ताद का, किसी टीचर का ऐसा रवैया हो नहीं सकता। तलबा का रवैया भी अच्छा होना चाहिए टीचर्स के साथ, लेकिन ये टीचर्स को हक नहीं पहुंचता कि पुलिस वालों से डंडा छीन के, आप मुझे बताएं कोई आम औरत, अगर वो कर्नल साहब की अहलिया ना हो, कोई भी आम औरत पुलिस वाले से डंडा छीन के तलबा के ऊपर डंडा बरसाना शुरू कर दे तो क्या ये मुमकिन है कि वो ये कर सकती है? लेकिन कर्नल साहब की अहलिया ने ये किया। लेकिन उल्टा टाउटों ने बयानिया क्या बनाया कि कर्नल साहब की अहलिया जो हैं वो हरासा हो रही थी, इसलिए कर्नल साहब ने आके गोलियां चला दी। भाई कर्नल साहब ने आके गोलियां चला दी, हरासा तो बेचारे बच्चे हो रहे थे। जो वीडियो दो मैंने देखी हैं, अच्छा चले मैंने दो वीडियो देखी हैं, हो सकता है कोई ऐसी वीडियो भी हो जिसमें कर्नल साहब की अहलिया भी हरासा हो रही हो, जिनमें कर्नल साहब की अहलिया के बाल खींचे जा रहे हो, उनको मारा जा रहा हो, जुदोकोप किया जा रहा हो। बहुत मुमकिन है ना, ऐसी वीडियो भी हो सकती है। तो लाए ना ऐसी वीडियो भी मंजर आम पे लेकर आए। वहां ऐसा तो नहीं है कि सारा का सारा स्कूल और सारे लोग जो हैं वो जदून साहब के साथ मिले हो। वो निकाल लें अब यूनिवर्सिटी की सीसीटीवी फुटेज अगर वहां की है तो एक एक क्लिप निकाल कर चलाएं, पता चले किसने क्या किया है वहां पे कारनामा, कौन बदमाशी करता हुआ आया और किसने किस तरीके से दंडनाते हुए आगे फायरिंग की है, किसने आगे नौजवानों के सीने के ऊपर पिस्तौल रखा और किसने वहां पे बाद में फायरिंग करने की कोशिश की। तो शुक्र है सीधी गोली चली नहीं, उन्होंने फिर हवाई फायरिंग की। तो अब ये जो कर्नल साहब ने और उनकी बीवी ने किया, अब तक अग्रेशन वहां से नजर आ रही है हर वीडियो में। भाई कोई एक वीडियो तो प्रोड्यूस करो, वहां पे दूसरे कैमरे भी लगे हुए होंगे ना, कोई तो वीडियो प्रोड्यूस करो जिसके अंदर पता चले कि कर्नल की बीवी और कर्नल भी हरासा हुआ है। कोई तो वीडियो आप प्रोड्यूस करना जिसे पता चले, ताकि हम कर्नल साहब की अहलिया का साथ दें। मैं उनका साथ देना चाहता हूं। किसी भी खातून को हरासा नहीं किया जा सकता, किसी भी सूरत हरासा नहीं किया जा सकता, यह किसी सूरत जायज ही नहीं है, चाहे वो कर्नल साहब की अहलिया है या किसी की भी अहलिया है। कोई आम खातून है पाकिस्तान की, सबका यह हक है कि वो अपनी जिंदगी में खुद को महफूज महसूस करे, खासतौर पर खवातीन। लेकिन यहां पर तो हमें खातून से बाकी लोग महफूज नजर नहीं आ रहे, जो मनाजिर मैं देख रहा हूं। नाजरीन ने एक और खबर, ये चनार शुगर मिल का मामला मैंने आपको बताया था ना, जिसमें मरियम नवाज के बेटे का नाम आ गया था। ये देखें अब इसमें क्या हुआ। अब इस मामले में एक नया कट्टा खुल गया। इसमें जो है वो चनार शुगर मिल वाले मामले में इन्होंने लेटर लिख दिया चनार शुगर मिल ने सदर पाकिस्तान को भी, और तफसीलात लिखते हुए इन्होंने क्या कुछ कह दिया जरा ये आप देख लें। वो कहते हैं जी, सदर पाकिस्तान को लेटर लिखते हुए काफी उन्होंने एतराजात कर